हम लोग पैरामीशियम का डाइजेशन देख रहे हैं, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन इसमें देखेंगे। पैरामीशियम में क्या होता है, जो डाइजेशन होता है इंट्रासेल्युलर होता है। इसमें जो पैरामीशियम का जो डाइजेशन होगा, ठीक है, इसमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। प्रत्येक जो फूड वैक्यूल्स है, जो जिसमें अनेक कण होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एंडोप्लाज्म और पानी की पतली परत से घिरे हुए रहते हैं। इस प्रकार बने हुए जो फूड वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्म की धारा की गति के कारण निश्चित मार्ग से होकर शरीर में चक्कर लगाते रहते हैं। एंडोप्लाज्म की इस धारा की गति को क्या बोला जाता है? साइक्लोसिस बोला जाता है। यहाँ पर ये वाले पार्ट्स, ठीक है। साइक्लोसिस क्या होती है? जब फूड वैक्यूल्स इंजेक्ट कर लिए जाते हैं ओरल ग्रो के द्वारा, आगे जो फूड वैक्यूल्स फार्म होती है उसमें क्या होते हैं, एंडोप्लाज्म में एक निश्चित क्या होते हैं, मार्ग की ओर गति करते हैं ये जो फूड वैक्यूल्स, ठीक है, एंडोप्लाज्म की धारा की ओर, तो उसको क्या बोला जाता है? साइक्लोसिस बोलते हैं। साइटोफ्रेंस में अलग होने के बाद जो फूड वैक्यूल्स होते हैं पहले शरीर के पीछे की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इसमें इस वाले में डायग्राम में हम लोग देखे हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ जो फूड वैक्यूल्स बनी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है पीछे की ओर, ठीक है। साइटोफ्रेंस से अलग होने के बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल्स पहले शरीर के पीछे की ओर जाता है, ठीक है, पीछे की ओर जाते हैं। उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से पुनः ये वेंट्रल सतह में जो ओरल ग्रो है मुख वाले भाग की ओर बढ़कर साइटोपैजी तक, इस वाले पार्ट्स तक, साइटोपैजी तक आते हैं। फूड वैक्यूल से पचा हुआ जो भोजन है साइटोप्लाज्म में विस्तृत कर दिया जाता है और सभी जगह उपयोग कर लिए जाते हैं। अंत में अपच भाग शरीर से बाहर गुदाद्वार या साइटोपैजी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। देखो क्या हो रहा है, जो फूड वैक्यूल्स है, ठीक है, वो अब बन गए हैं। अब ये फूड वैक्यूल्स क्या होगा, एक गति होती है एंडोप्लाज्म में मूवमेंट, जिसकी वजह से ये पीछे की ओर जाते जाता है और इसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स जो ऑब्जर्व हुए हैं वो क्या होते जाते हैं, ऑब्जर्व होते जाते हैं और पूरे बॉडी में यूज़ करते जाते हैं। वैसे ही इसमें यहाँ पर ये बड़ी दिखाई दे रही है, वैसे धीरे धीरे ये पूरे बॉडी में घूमेंगे तो ये छोटी हो जाती है और पूरे जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसको पचा लिया जाता है, एनर्जी ले ली जाती है और जो अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या होता है, साइटोपैजी के द्वारा, गुदाद्वार के द्वारा, यहाँ पर साइटोपैजी के द्वारा क्या हो जाते हैं, शरीर से यहाँ पर बाहर इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे, किस टाइप्स के रेस्पिरेशन इसके अंतर्गत हो रहे हैं वो। ठीक है, डायरेक्ट इसमें रिप्रोडक्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग आगे रेस्पिरेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है रेस्पिरेशन, कैसे होता है इसमें, फिर उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शंस को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। पैरामीशियम में जो रेस्पिरेशन होता है या एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। अर्धपार्ग्य में जो झिल्ली होते हैं सेमी परबियल मेम्ब्रेन, ठीक है, पेलिकल में, वहाँ पर डिफ्यूज़न के द्वारा हो जाता है, ठीक है। हम लोग इसमें अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये क्या होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू होगा। इसके जो बॉडी सरफेस है, ठीक है, वहाँ पर क्या होंगे, बॉडी सरफेस में डिफ्यूज़न होगा। फिर उसके बाद वो क्या कर दिया जाता है, या तो अंदर की ओर डिफ्यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, या तो बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करते हैं।
रेस्पिरेशन, इस क्रिया में जल की जो घुलनशील ऑक्सीजन है पेलिकल से होती हुई साइटोप्लाज्म में विस्तृत हो जाती है। ठीक है, जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है इनका जो आउटर लेयर है पेलिकल, उससे होती हुई क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में विस्तृत हो जाते हैं, जहाँ इसका उपयोग प्रोटोप्लाज्म अणुओं के जो ऑक्सीकरण है रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है। इसके आवश्यकता अनुसार ये लोग जो पैरामीशियम में ये यूज़ करते हैं। और जो रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 बनी है वो भी विसरण के द्वारा बाहर कर दी जाती है। ठीक है, अगर पैरामीशियम है, ठीक है, कुछ इस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स में बने हुए हैं, तो विसरण के द्वारा क्या होती है, जो वाटर में O2 होती है वो डिफ्यूज़ होकर के बॉडी में आ जाती है। और जो रेस्पिरेशन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू क्या होता है ATP का फॉर्मेशन होता है, 4 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तो ATP को संचित कर लिया जाता है पूरी बॉडी में। और जब यूज़ करना रहता है तब ATP को ये क्या कर देते हैं, तोड़ते जाते हैं और यूज़ करते जाते हैं। आगे रेस्पिरेशन के बाद में क्या होता है, CO2 बनते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद CO2 बनते हैं, वो भी क्या होते हैं, विसरण के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूज़न के थ्रू बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन कैसे होगा इसमें हम लोग देखते हैं। जल में जो घुलनशील जो नाइट्रोजनी जो पदार्थ है विसरण द्वारा शरीर से बाहर ये भी डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। कुछ जो एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के तल के साथ बाहर किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एक्सक्रेशन देखें, ठीक है, या तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं बॉडी से, या तो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। जो घुलनशील अवस्था में उत्सर्जित जो पदार्थ है रेडिएटिंग कैनाल द्वारा एंडोप्लाज्म में से एकत्र किए जाते हैं। ठीक है, रेडिएटिंग जो कैनाल्स है, ठीक है, अगर हम लोग इस डायग्राम को हम लोग देखें, ठीक है, इसमें समझ आएगा। ठीक, ये वाले ये जो रेडियल कैनाल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उसके द्वारा क्या होते हैं, पूरे बॉडी से नाइट्रोजनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्व कर लिया जाता है, एंडोप्लाज्म से एकत्रित कर लिया जाता है। यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में आगे जा कर के खुलती हैं। ठीक है, ये रेडिएटिंग कैनाल से अगर हम ये यहाँ पर ऑब्जर्व किए हैं नाइट्रोजन प्रोडक्ट, वो आगे चल करके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में क्या होते हैं, जा कर के खुलती है। दोनों संकुचन जो धानियाँ है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आगे और पीछे पर स्थित होता है। ठीक है, यहाँ फिर आगे में भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, बाद में भी यहाँ पीछे में भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये क्या होते हैं 10 से 20 सेकंड के अंतराल में क्या होते हैं, संकुचित होते रहते हैं। और जो संकुचन है होते हैं वहाँ पर यूरिया देखा गया है, संकुचित होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, यूरिया की मात्रा होती है। इसमें अब देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन किस टाइप से होते हैं। ठीक है, जो पैरामीशियम है, ठीक है, उसके अंदर जल की मात्रा का, ठीक है, नियंत्रण तथा उत्सर्जन संकुचन धानियों के द्वारा होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा यहाँ पर होता है। यहाँ पर लिखा है द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैज टू फंक्शंस, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लिए हैं एक्सक्रेशन किस टाइप से होता है। यहाँ पर रेडियल कैनाल्स के द्वारा नाइट्रोजन प्रोडक्ट लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पहुँचा दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। वैसे ही इसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होते हैं। इसमें भी दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो हेल्प करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक अग्र सिरे पर और दूसरी पीछे सिरे पर स्थित होती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है
वो लोग एक्टोप्लाज्म में के अंदर में रहते हैं, ठीक है। और अलग अलग कैनाल्स के द्वारा पेलिकल्स को भेजती हुई रहती है, ठीक है। पेलिकल्स को भेजती हुई, ठीक है, उससे आगे रहती है, उससे निकली हुई रहती है। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? जल से ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होती है। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होते हैं? जल से ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होती है। और ये प्रसरण एंडोऑस्मोसिस के द्वारा बाहरी जल निरंतर इनके जो साइटोप्लाज्म में पहुंचते रहता है। जाहिर सी बात है, अगर बॉडी का जो कंसंट्रेशन है वो अगर ज़्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन बाहर में ज़्यादा है लेकिन शरीर में कम है, तो बाहर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंडोऑस्मोसिस होगा ही, ठीक है। इस कारण से वो अंदर की ओर जाता है। इसमें से कुछ जल का प्रयोग क्या करते हैं? ये अपने जो जैविक क्रियाएं हैं उसके करने के लिए करते हैं। और आवश्यकता से अधिक जो जल है और उत्सर्जी जो पदार्थ हैं, ठीक है, वृक्कीय जो नेफ्रेटियल ट्यूब्स है, ये जो नेफ्रेटियल कैनाल प्रेजेंट है यहाँ पर, उसमें छोड़ दिए जाते हैं। जहाँ से ये क्या होते हैं? रेडियल कैनाल्स में जाते हैं। नेफ्रेटियल कैनाल से क्या होते हैं? रेडियल कैनाल्स से होता हुआ ये इसमें देखते हैं आगे, ये जो ठीक है। आगे देखते हैं। जल का मतलब कुछ तो उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन कुछ जो जल है उसको जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको जो नेफ्रेडियल कैनाल है ये वाले, वहाँ से ऑब्जर्व करके इसको रेडियल कैनाल से होते हुए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। यहाँ रेडियल कैनाल से होता हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में पहुँचता है यहाँ पर, ठीक है, जिससे यह अपने आकार में वृद्धि करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इसकी इस अवस्था को डायस्टोल बोला जाता है। अगर आकार में अगर बढ़ोतरी हो रही है इसकी तो इसको डायस्टोल कहते हैं। संकुचनशील धानी अपनी वृद्धि की चरम सीमा पर पहुंचकर संकुचित हो जाते हैं। इस अवस्था को सिस्टोल कहते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा वृद्धि किए हैं, फिर इसके बाद ये क्या हो रहे हैं? संकुचित हो रहे हैं, ठीक है, फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोला जाता है सिस्टोल वाली अवस्था, ठीक है। सिस्टोल के कारण जो वैक्यूल्स का जो वाटर है, ठीक है, एक छिद्र द्वारा विसर्जित हो जाता है। इस प्रकार पैरामीशियम के शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण होता है। दोनों संकुचनशील धानी जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एकांतर रूप से संकुचित करती रहती है। एक के बाद एक संकुचन के अंतराल में 10 से 20 सेकंड का समय लगता है। कहने का मतलब है नेफ्रेडियल कैनाल से ये ऑब्जर्व होंगे, रेडियल कैनाल में जाएंगे, रेडियल कैनाल में भी ऑब्जर्व होते हैं, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कुछ ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको डायस्टोल बोलते हैं। और बड़ा होने के कारण अधिक बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एक छिद्र द्वारा क्या किया जाता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट है या वाटर है उसको, एक्सेस वाटर को बाहर ये निकाल दिया जाता है, ठीक है। ब्रस्ट हो करते हैं या तो बाहर एक छिद्र द्वारा क्या होता है? निकाल दिया जाता है पूरे बॉडी से आगे, ठीक है। एक बार और इसको हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर इस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं, पैरामीशियम को बनाए हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे? रेडियल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, तो ये क्या होगा? अपने आकार में बड़ा होता जाएगा और यहाँ पर एक छिद्र बनेगा और यहाँ से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, छोटा होगा। तो यहाँ पर जो वाटर है, एक्सेस वाटर, उसको बाहर कर दिया जाता है। और वैसे ही यहाँ पर भी एक छिद्र बनेगा और उसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्सेस वाटर को। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है इसके अंतर्गत।
इसमें हम लोग देखेंगे इसके बाद बिहेवियर कैसे प्रदर्शित करता है, ये वो चीज़ इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या क्या देखें, हम लोग इसमें देख रहे हैं, देखें डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, डाइजेस्ट कैसे होगा और वो कैसे एसिमिलेट होगा। तो डाइजेशन के लिए क्या है, साइक्लोसिस गति है। साइक्लोसिस कहने के मतलब है एंडोप्लाज्म की धारा के अनुसार से अगर वो गति कर रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, तो उसको साइक्लोसिस मूवमेंट कहते हैं। पीछे की ओर जाना, पीछे की ओर जा करके फिर वापस ओरल ग्रूव तक आना साइक्लोसिस कहलाता है। साइटोफेजी एक प्रकार का छिद्र है। ठीक है, एनस वहाँ पर क्या होता है, जो फूड एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी में वो धीरे धीरे जो फूड व्हीकल्स है वहाँ से क्या होते हैं, रेस्पिरेशन होते रहते हैं और एटीपी बनते रहती है और उस एटीपी का यूज़ करते रहते हैं। बाद में वो जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको साइटोफेजी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। वैसे ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की बात करें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न के थ्रू इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेडियल कैनाल्स भी उपस्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होगा, बॉडी से पेलिकल से होते हुए जो O2 है वो छन करके बॉडी अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर वो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं, एटीपी संचित करते हैं, फिर श्वसन की जो फलस्वरूप CO2 बनती है, CO2 वो क्या होता है, फिर बाहर की ओर उसको निकाल दिया जाता है। एक्सक्रेशन भी सेम यहाँ पर देखे हैं, रेडियल कैनाल द्वारा ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स में भेज रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स क्या होते हैं, पूरे डिस्चार्ज कर देते हैं आगे। कुछ इस टाइप्स के यहाँ पर, और इसको बड़ा करके देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिखेगा ये वाली स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स में आ रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स यहाँ से एक छिद्र बनाती है यहाँ पर, फिर ये क्या, ये बड़ी हुई होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बहुत छोटी होगी, तो जिससे कारण से क्या होता है, जो वाटर है या फूड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर इसमें कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रेडियल कैनाल से यहाँ पर भी जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है उसको ये ऑब्जर्व किया जाता है, फिर ये देता है रेडियल कैनाल को। रेडियल कैनाल आगे की ओर पहुँचा देता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स में, कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स फिर से उसको एक्सेस कर देता है, बाहर की ओर निकाल देता है। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया भी सेम है। अगर ज़्यादा मात्रा में जल इसके अंदर अगर डिफ्यूज होकर के आ रही है तो वो फिर किस में आ जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल्स वेहिकल्स में आ जाती है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स क्या करता है, उसको एक्सेस करके बाहर कर देता है, साथ में नाइट्रोजनी जो प्रोडक्ट है यूरिया वगैरह, ठीक है, उसको भी वो बाहर की ओर निकाल देता है। तो इस टाइप से इसमें होती है। ठीक है, इसका जो एसिमिलेशन है और डाइजेशन है वो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहेवियर, किस किस टाइप्स के बिहेवियर करेंगे ये, उसमें हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन।